वेलकम दोस्तों। स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1000 जीके क्वेश्चंस का पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर पूर्व मानसून मुख्यतः किस तट को प्रभावित करता है। तो इसे समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारा जो है भारत का मानचित्र है। तो जब भी ये जो मानसून की पवनें हैं ये भारत से टकराती हैं, तो यहाँ पर ये जो केरला है और ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है यानी कि पश्चिमी घाट है, तो यहाँ पर ये टकराकर जो है बरसात कर देती हैं। पर जब भी ये पवनें यहाँ बंगाल की खाड़ी से होती हुई गुजरती हैं, तो इन्हें बीच में रोकने के लिए कोई भी पहाड़ी नहीं होती। तो ये सीधी जाकर यहाँ पर मेघालय की गारो खासी और जयंती जो हिल्स हैं उससे टकराकर सीधे हिमालय की तरफ मुड़ जाती हैं। यहाँ पर ये जितना भी हमारा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब जो इलाके हैं यहाँ पर जो है बरसात होती है। और यहाँ पर ये हिमालय पर्वत से टकराने के बाद में ये हमारा यहाँ पर मुड़ जाती हैं, जिसे हम लोग दक्षिण पूर्वी तट यानी कि जो हमारा तमिलनाडु का तट है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये हमारे इस कोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है, ठीक है। तो ये हमारी तमिलनाडु के अंदर अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ये बरसात होती है और इसे जो है उत्तर पूर्वी मानसून या फिर रिट्रीट मानसून कहते हैं, ठीक है। रिट्रीट मानसून यानी कि लौटता हुआ मानसून। तो हमारा इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन नंबर बी था। उत्तर पूर्वी मानसून मुख्यतः तमिलनाडु या दक्षिण पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा में कोरम कुल सदस्यों का कितना भाग होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1/10 भाग। लोकसभा कोरम कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। ये संविधान के आर्टिकल नंबर 100 में आता है, ठीक है। अगर कोरम जो है ये पूरा नहीं होता तो अध्यक्ष को जो है बैठक स्थगित करनी पड़ती है। मैं लोकसभा के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। ये पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपसे किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जो लोकसभा है इसको हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या होता है, एक निम्न सदन होता है और इसके अंदर में जो टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, यानी कि अधिकतम सदस्य जो है उनकी संख्या कितनी होती है। तो पहले जो इसकी सदस्य की संख्या होती थी वो होती थी 552, ठीक है। तो 552 में से जो 530 सदस्य हैं ये हमारे राज्य से आते थे, ठीक है। कहाँ से आते थे ये, जो राज्य हैं वहाँ से आते थे, ये 530 सदस्य हैं। और बाकी जो 20 सदस्य हैं ये हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश, ये वहाँ से आते थे। और जो 2 हमारे आते हैं ये जो राष्ट्रपति हैं इनको जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये पहले होते थे, लेकिन हमारे संविधान के अंदर में जो संशोधन हुआ है 104 नंबर का, ठीक है, 104वां जो संविधान संशोधन हुआ है जो कि 2020 में हुआ था। तो इस संशोधन के बाद से जो अधिकतम संख्या है लोकसभा के मेंबर्स की वो अब 552 ना होकर के 550 रह गई है, ठीक है। इसमें से जो हमारे 530 जो है ये हमारे राज्यों से आएंगे और जो हमारे 20 हैं ये हमारे जो है यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। और जो 2 हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे जिन्हें राष्ट्रपति नामांकित करते थे, अब ये खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो अब जो सिर्फ संख्या रह गई है वो 550 रह गई है, ना कि 552, ठीक है। और लोकसभा जो है हमारी, ये इसका गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ था। तो इसका जो गठन है आर्टिकल नंबर 81 के अंदर आता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल के अंदर में जो है लोकसभा हमारी गठित होती है, इसका गठन तो आर्टिकल नंबर 81 के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी मुख्यतः चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लैटराइट या अम्लीय दोमट मिट्टी, ठीक है। ये अम्लीय दोमट को हम लोग इंग्लिश के अंदर में एसिडिक लोमी सॉइल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एसिडिक लोमी सॉइल। तो ये जो सॉइल होती है ये हमारी अच्छी जल निकासी और जो कार्बन के पदार्थ हैं इनसे भरपूर होती है, ठीक है। तो ये चाय की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है ये भी काफ़ी उपजाऊ होती है और ये जो है जो हमारा चावल और जो हमारा गेहूँ होता है, ठीक है, चावल और जो गेहूँ है इसकी खेती के लिए अच्छी भी होती है काफ़ी, ठीक है। और जो हमारा काली मिट्टी है जिसे हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, ये जो है कपास की काली मिट्टी होती है, ठीक है।
यानी कि ये कपास की जो खेती है उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है? तो जो मुद्रास्फीति यानी कि जो हमारा इंग्लिश के अंदर में इन्फ्लेशन, ठीक है, तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं। तो इसमें क्या होता है, जो पैसे का मूल्य है, ठीक है, ये घट जाता है, ठीक है, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ठीक है, यानी कि वस्तु और सेवाओं की जो कीमत है वो बढ़ जाती है और पैसे का जो मूल्य है वो घट जाता है। जैसे मान लीजिए पहले आप 100 रुपए के कोई 5 पेन लेते थे, ठीक है, अब 100 रुपए के ही आपको 2 पेन मिल रहे हैं, तो यानी कि हमारा पैसे का जो मूल्य है वो घट गया है, चीज़ें जो हैं वो हमारी उतने पैसे में कम चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, तो ये हमारी मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है, यानी कि ये इन्फ्लेशन है। हमारा अगला प्रश्न है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, तो हमें इसकी एसआई यूनिट बतानी है फ्रीक्वेंसी की, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हर्ट्ज, एच जेड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट है वो हर्ट्ज होती है। और अगर आपसे वॉट की जो पूछा जाए कि वॉट जो है किसकी एसआई यूनिट होती है, तो ये जो है पावर की एसआई यूनिट होती है, ठीक है, पावर यानी कि हमारा हिंदी के अंदर में शक्ति, ठीक है, तो ये इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है। और अगर आपसे पूछा जाए जूल किसकी एसआई यूनिट होती है, तो जूल जो है हमारी ये एनर्जी, ठीक है, एनर्जी या जो हमारा वर्क होता है, ठीक है, एनर्जी मतलब जैसे कि हमारा ऊर्जा, हिंदी में बता देता हूँ आपको मैं, ऊर्जा और जो हमारा कार्य है, ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और जो न्यूटन है ये किसकी एसआई यूनिट होती है, ये हमारा जो बल होता है, ठीक है, यानी कि हमारी फोर्स, ये फोर्स की एसआई यूनिट होती है, ये सब आपको याद रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अमरकंटक के पठार के अंदर। ये कहाँ पर है, ये हमारा ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर के अंदर आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है अनूपपुर। ये हमारा विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्व में स्थित है, ठीक है, और मुल्ताई जो है ये ताप्ती नदी का ओरिजिन है, ठीक है, किसका ओरिजिन है, ये जो ताप्ती नदी है ये मुल्ताई से निकलती है। और जो यमुनोत्री है यहाँ से जो है हमारी यमुना नदी निकलती है। और जो गोमुख है ये हमारी गंगा नदी का ओरिजिन है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूहों की खोज का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीन ने। तो कार्ल लैंडस्टीन ने क्या किया था, जितने भी हमारे प्रमुख ब्लड ग्रुप हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप, ए, बी और ओ, ठीक है, तो इन ब्लड ग्रुप्स का इन्होंने खोज की थी। और उन्हें जो है सन 1930 के अंदर में जो है नोबल पुरस्कार मिला था मेडिसिन के अंदर, ठीक है। और बाकी जो हमारे ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने जो है जो डीएनए का हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी कि जो डीएनए की संरचना है उसके बारे में बताया था। और जो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन्होंने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ठीक है, पेनिसिलिन। और जो बेंटिंग और जो बेस्ट है, इन्होंने जो है इंसुलिन का आविष्कार किया था, इंसुलिन की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो जो सेबी है इसकी जो स्थापना थी ये 12 अप्रैल 1988 के अंदर में एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, ठीक है। और इसे जो है वैधानिक दर्जा कब मिला था, इसे वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को मिला था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। और सेबी जो है इसका आपसे हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर हमारा मुंबई के अंदर होगा, ठीक है, कहाँ पर है, मुंबई के अंदर में। सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, सेबी की जो फुल फॉर्म है हमारी, ये है हमारी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी क्या करता है, जितने भी हमारे शेयर मार्केट के अंदर में जितने भी उतार और चढ़ाव होते हैं, तो उसको जो है कंट्रोल करता है। और जो हमारे जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो है एक सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, हैबियस कॉर्पस रेट किस उद्देश्य के लिए जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए,
अवैध निरुद्धि से मुक्ति के लिए। तो हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैबेस कॉर्पस जो है एक तरीके का जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। कैसा वर्ड है? एक लैटिन। तो इसका मतलब होता है तुम्हारे पास शरीर है, यानी कि टू हैव द बॉडी, ठीक है, तुम्हारे पास शरीर है। जब भी कोई अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लेता है, तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, और जो हमारा उच्च न्यायालय यानी कि हमारा हाई कोर्ट, तो इन दोनों के पास में जो है ये पावर है कि वे उस अधिकारी को आदेश दे सकते हैं कि जो व्यक्ति उन्होंने गिरफ्तार किया है उसे कोर्ट के सामने पेश करें। और अगर कोर्ट में मान लीजिए उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी अ, जुर्म है वो साबित नहीं हो पाते, तो कोर्ट जो है उस व्यक्ति को रिहा कर सकती है, ठीक है। तो ये जो हमारी रिट है, ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है और जो हमारा उच्च न्यायालय है, ठीक है, ये दोनों से जारी कर सकते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय जारी करेगा तो ये आता है हमारा आर्टिकल नंबर 32 के अंदर में, और जो उच्च न्यायालय जारी करता है ये आता है आर्टिकल नंबर 226 के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में क्या निहित है? तो जो 9वीं अनुसूची है इसके अंदर में हमारा ऑप्शन नंबर ए जमींदारी उन्मूलन जैसे कानूनों का संरक्षण है। हमारा अगला प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए वॉटसन और क्रीक ने। तो जो डीएनए हमारा होता है इसके अंदर में हमारे द्विहेलिक्स, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक हेलिक्स ये हो गया और दूसरा हेलिक्स ये है। तो ये अब बताया था कि डीएनए के अंदर में दो हेलिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये किसने बताया था? ये वॉटसन और क्रिक ने बताया था। और ये कब बताया था? ये 1953 के अंदर में बताया था इन्होंने, ठीक है। इसकी जो खोज की थी इन्होंने 1953 में की थी। और इन्हें जो है 1962 के अंदर में मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी मिला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने जो है द्वि हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज कब की थी? 1953 के अंदर। हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो है ये लोधी वंश का अंतिम शासक था। और इसने जो है 1517 से लेकर 1526 तक शासन किया था। और सिकंदर लोधी के बाद में जो है इसने लोधी वंश को संभाला था। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इन्हें हरा दिया था। और इन्हों के मरते ही जो दिल्ली सल्तनत है उसका शासन खत्म हो गया था। और ये जो इब्राहिम लोधी हैं ये लोधी वंश के इकलौते ऐसे शासक थे जो कि युद्ध में लड़ते हुए मरे थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड जो है इसकी फुल फॉर्म है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी जो स्थापना इंदिरा गांधी ने की थी सन 1982, ऑप्शन नंबर बी। वो पूरा बता देता हूँ आपको मैं, 12 जुलाई को, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 को ये इंदिरा गांधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसकी स्थापना है वो किस कमेटी की सिफारिश पे की गई थी? तो इसकी स्थापना बी शिवारामन, ठीक है, लिख देता हूँ आपके लिए, बी शिवा रामन, इनकी जो कमेटी थी इन्होंने जो है सिफारिश की थी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को बनाने के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ये जो कमेटी है ये भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी संघ या राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीएससी या फिर एसपीएससी, ठीक है। तो जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है या जो हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना से जो रिलेटेड प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 315 में है। हमारा अगला प्रश्न है, मनी बिल पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि जो स्पीकर हैं ये डिसाइड करते हैं कि जो विधेयक है
वो धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, तो उसका जो अंतिम निर्णय कौन करते हैं? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। अगर वो बोलते हैं कि ये धन विधेयक है तो ये धन विधेयक माना जाता है, अगर वो बोलते हैं ये धन विधेयक नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। तो अंतिम निर्णय किसका होता है मनी बिल पर? वो लोकसभा के स्पीकर का होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हमारा तिब्बत का पठार, ऑप्शन नंबर सी। तो तिब्बत का पठार जो है इसे हम लोग दुनिया की छत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन में आपसे पूछा जाए कि दुनिया की छत जो है वो किसे कहते हैं, तो ये तिब्बत के पठार को कहते हैं। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4000 मीटर से भी ज़्यादा है। हमारा अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नाथुला दर्रा जो है ये हमारा भारत और जो तिब्बत है इसके बॉर्डर पर हिमालय के बीच एक पहाड़ी दर्रा है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, केवलादेव नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। जो हमारा केवलादेव नेशनल पार्क है ये साल 1985 के अंदर में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है इसमें भी शामिल हो चुका है। ठीक है, जो हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ये 1985 के अंदर शामिल हो गया था। और ये किस लिए फेमस है? आप साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस है। ठीक है, साइबेरियन जो क्रेन होती है यानी कि जो सारस पक्षी होता है ये उसके लिए फेमस है, जो माइग्रेट करके जो बर्ड्स हैं हमारे इंडिया में आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए अमजद अली खान ये किस लिए फेमस है? तो ये जो है एक सरोक वादक है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक सरोक वादक है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह जो है ये किस लिए फेमस है? ये शहनाई के लिए फेमस है। ठीक है, ये शहनाई वादक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और रविशंकर जो है ये सितार के लिए फेमस है। ठीक है, सितार। तो आज हमने 1000 जीके जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 6 देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।